दोस्तों, आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी ज़रूरी है कि आज के दौर में हम लोग मिडल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देशों के जो नक्शे देखते हैं वो दरअसल कोई ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 60-70 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पुराने हैं। और ये सिर्फ वो नक्शे हैं कि जिनको ब्रिटिश एम्पायर या फिर फ्रांस ने बनाया था। वैसे दोस्तों, अगर इतिहास पर नज़र डाली जाए तो इजराइल के साथ अरब देशों ने जितने भी जंगें लड़ी है, लगभग उन सारी ही जंगों में न सिर्फ सीरिया शामिल रहा बल्कि सबसे आगे आगे रहा। अब वो चाहे 48 की हो, 67 की हो या फिर 73 वगैरह की हो। फिलहाल एक लंबी उथल पुथल के बाद आखिरकार सन 1971 में सीरिया की बागडोर हाफिज अल असद के पास आई। वैसे तो इनका बैकग्राउंड भी एक मिलिट्री से ही था और इनको भी ये हुकूमत एक मिलिट्री को यानी कि तख्ता पलट के ज़रिए से मिली थी। मगर हाँ, इनका ये तख्ता पलट बाकी से अलग था क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था। और उसके बाद इन्होंने ही सीरिया के बागडोर को अगले लगभग 30 साल तक मतलब अपनी मौत तक संभाले रखा था और फाइनली सन 2000 में इनकी मौत हो गई थी। हाफिज अल असद के हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनके बाद उनका बड़ा बेटा सीरिया की गद्दी को संभाले, मगर 1994 में एक ख़तरनाक एक्सीडेंट की वजह से उस बड़े बेटे की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब उनका एक दूसरा बेटा कि जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखा करता था और लंदन में मेडिकल की पढ़ाई किया करता था, उसको फ़ौरन सीरिया वापस बुलाया गया। और जब 2000 में हाफिज अल असद की वफ़ात हुई तो उस बेटे को ही सीरिया की गद्दी पर बैठाया गया। अब क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई की थी तो इसीलिए सीरिया के आम लोगों ने उस बेटे का नाम हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर रख दिया। जाहिर है, सीरिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग कि जो एक लंबे वक्त से राज करने वाली इस फैमिली को तो पसंद नहीं किया करते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और शुरुआत हुई दीवार पर लिखे गए उस सेंटेंस से कि जो उस दौर में एक स्कूल के बच्चे ने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि ए डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सीरिया के अंदर डॉक्टर बशर अल असद को ही कहा जाता है। हुकूमत जो पहले से ही बाकी अरब देशों में होने वाली तख्ता पलट से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, तो उसने इस पूरे मैटर से सीरियसली लिया और अपने विरोधियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लेकिन असद हुकूमत ने जैसे जैसे इन प्रोटेस्ट और इन विरोध को दबाने की कोशिश की और लोगों पर जुल्म सितम किया या उनको जो दूसरी तरीके से धमकाया, वैसे वैसे अब हालात और भी ज़्यादा ख़राब होते चले गए। वो प्रोटेस्ट के जो छोटे से इलाके से शुरू हुए थे, अब वो दमिश्क और इस तरह के बाकी जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उन सब में भी फैल चुके थे। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि असद गवर्नमेंट ने अपना वजूद बचाने के लिए सेना ही उतार दी। सेना उतारने का सीधा सा मतलब था कि आम लोगों पर जुल्म सितम करना और ज़रूरत पड़े तो उनको ख़त्म भी कर देना। इसीलिए जब आम लोग सड़कों पर आए तो उनका सीधा मुकाबला एडवांस हथियारों और टैंक वगैरह से होने लगी। जब बेशुमार आम लोगों की मौत होने लगी तो अब सेना के एक गुट ने सेना से ही बगावत कर डाली, यानी उन्होंने अब अपना एक अलग ग्रुप बना लिया और उन लोगों के साथ मिल गए कि जो असद हुकूमत का विरोध कर रहे थे। और इन लोगों ने अपना नाम रखा FSA, मतलब कि फ्री सीरियन आर्मी। और इस तरह से अब दोनों ही ग्रुप हथियारों के साथ एक दूसरे के आमने सामने आ गए और सीरिया के अंदर आवाज़ हुआ एक सिविल वॉर का। और हद तो तब हो गई कि जब बाहरी ताकतों मतलब कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने SFA मतलब कि सीरियन फ्री आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन लोगों को एडवांस हथियार दिए और फ़ौरन ट्रेनिंग वगैरह भी देना शुरू कर दी, क्योंकि जाहिर है ये सारे देश तो एक लंबे वक्त से ही असद गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते थे और अब उनको ये मौका मिल चुका था। यूरोपियन ताकतों ने जब असद के विरोधियों का साथ देना शुरू किया तो अब इसमें ईरान की भी एंट्री हुई और उसने पैसे और हथियारों से असद गवर्नमेंट की भरपूर मदद की। और तो और लेबनान में मौजूद जो ईरान का प्रोक्सी ग्रुप है मतलब हिजबुल्लाह, उसने तो अपने लड़ाके भी उतार दिए। और इस तरह से अब सीरिया का ये पूरा एरिया हमारी दुनिया के एक ख़तरनाक जंग का मैदान बन गया। एक ऐसा मैदान कि जिसमें चाहे कोई भी ग्रुप किसी भी ग्रुप पर बढ़त बनाए या चाहे कोई भी किसी पर बाजी मारे, मगर सबसे ज़्यादा इस जंग में अगर कोई पिस रहा था तो वो थी बेगुनाह और आम सीरिया की जनता। दोस्तों, पूरा सीरिया जब सिविल वॉर के चपेट में आया और वहाँ पर हालात काफ़ी अनस्टेबल हो गए तो इसका फ़ायदा एक और ताकत ने उठाई। वो ताकत थी ISI कि जो पहले तो इराक में मौजूद था, मगर सीरिया के जंग पूरे हालात देखे तो मौका पाकर वहाँ पर भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिका जो इराक में इसी ग्रुप से लड़ने के लिए आया था, वो भी इसका पीछा करते करते सीरिया में भी पहुँचा।
हालांकि सीरिया में उसने अटैक वगैरह किसी और पर नहीं किए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप को ही टारगेट किया। इसके बाद सीरिया की जंग में एक और ग्रुप की एंट्री हुई। यह दरअसल कुर्दों का वो ग्रुप था कि जो पहले तो आईएसआई से अपने ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहा था और बाद में तुर्की से लड़ने लगा। तुर्की से लड़ने की वजह यह है क्योंकि तुर्की कुर्दों के इस ग्रुप को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और उसके मुताबिक ये अपना कुर्दिस्तान बनाने के लिए तुर्की को तोड़ना चाहते हैं। उसके मुताबिक ये सभी आतंकवादी है, जिसकी वजह से वो सीरिया के अंदर घुसकर वक्त वक्त पर एयर स्ट्राइक वगैरह भी करता रहता है। सन 2023 में भी, इवन अभी जब फिलिस्तीन और इजराइल की जंग चल रही है, इसके दौरान भी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि सीरिया के अंदर घुसकर टर्की ने एयर स्ट्राइक्स वगैरह की है। तो जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो वो दरअसल कुर्द लोगों की इन एक ग्रुप पर ही स्ट्राइक करता है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस जंग में बशर अल असद की जो पार्टी थी वो काफ़ी पिछड़ना शुरू हुई, तो उसके मदद के लिए एक और नई ताकत ने इस जंग में एंट्री मार दी। हम कह सकते हैं कि इस एंट्री से ही इस जंग का पासा पलट गया, क्योंकि ये ताकत थी रसिया की, जिसने भरपूर तरीके से बशर अल असद का साथ दिया और बशर अल असद की गवर्नमेंट को हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली। आज के दौर में अगर सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत बाकी है तो उसकी सबसे बड़ी वजह रसिया ही है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि रसिया की वजह से बशर अल असद की पार्टी ये वॉर जीत भी चुकी है। वो इसलिए क्योंकि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी बशर अल असद की जो आर्मी है वो सीरिया के ज़्यादातर हिस्से पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर चुकी है और जो मेल विरोधी ग्रुप था वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी सीरिया की पूरी दास्तान। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।